पत्रिका में आए हुए लेख के समान समझाना चाहते हैं, हो सकता है 3 पेज का लेख, 4 पेज का लेख, तो हम कोशिश ये करें कि क्या इतनी सब बातें जो हम कहना चाहते हैं क्या वो एक पैराग्राफ में हो सकती है? यदि हो सकती है तो कोशिश करें एक पैराग्राफ मतलब 8, 10, 15 लाइन में लाने का प्रयास करें। यदि हमें लगता है कि एक पैराग्राफ में हमें अपनी बात को रखना है तो हम फिर सोचें कि क्या एक पैराग्राफ की बात जो है वो 1 लाइन या 2 लाइन में हो सकती है। यदि हो सकती तो उसका प्रयास करें। और यदि हमें लगता है कि हमारी बात जो है 1-2 लाइन लंबी है तो हम एक चीज सोचें कि क्या कुछ शब्दों में ही इसका समाधान निकल सकता है। जैसे कल बात आई थी, कोई बात नहीं कि फर्क पैंदा, मतलब छोटे से उसमें हमारा समाधान तो पूरा निकल जाता है। तो फिर हमें लंबे चौड़े व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या करना है, एक कला विकसित करना है कि हम कम से कम समय में कम से कम ऊर्जा व्यय करके अपनी पूरी बात को कैसे रख सकते हैं। मितभाषी होना इसका मतलब यह भी नहीं है कि अनक्लियर कम्युनिकेशन, अस्पष्ट संप्रेषण, वो भी गलत है। कभी कभी ऑफिसर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन तो देते हैं लेकिन अधूरे दे देते हैं। अधूरे देने से काम जो कम समय में हो सकता है उल्टा लंबा खींचा जाता है। इसलिए कई बार सबऑर्डिनेट बोलता है आप राइटिंग में दे दीजिए मुझे। पर सबसे सही तरीका होगा कि हम अपनी बात को पूरा रखें लेकिन फिर साथ साथ कोशिश करें कि कम से कम शब्दों में रखें। यह हमारी पहल होगी तो इससे हमारी एनर्जी वेस्ट कम होगा, हमारा टाइम वेस्ट भी कम होगा। कई बार अधिक बोलने से व्यक्ति के मुंह से सच कम निकलता है, झूठ ज्यादा निकलना चालू हो जाता है। आपको कोई किस्सा सुनाना है अपने जीवन का, हो सकता है वो किस्सा इतना चटपटा नहीं जितना आपको सुनाने की आवश्यकता लग रही है। क्या करोगे आप उसको चटपटा बनाने के लिए? हाँ, सब्जी को चटपटा बनाने के लिए क्या करते हैं? मिर्च मसाला डालते हैं। निंदा को चटपटा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसमें कुछ झूठ डालना पड़ेगा। कोई किस्सा सुनाना है उसमें झूठ डालना पड़ेगा, तब उसमें थोड़ा मजा आएगा, थोड़ी चौंकाने वाली चीज बनेगी। तो ऐसा बनाने के लिए कई बार हम अपनी बात को लंबा भी खींचते हैं और फिर सच से झूठ पे आ जाते हैं। इसलिए हमें यहां कोशिश ये करना है कि हम कम बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सच ही बोलेंगे, और ज्यादा बोलने के चक्कर में हमें झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ सोचना भी पड़ेगा, और झूठ बोलने के बाद में भय रहेगा कहीं असलियत सामने नहीं आ जाए। तो इतना सब नहीं करना है तो क्या करना? मितभाषी होने के गुण का विकास करना। और एक बात और है, कहा गया है विद्या विहीना बहुभाषिका स्यु। मतलब जो व्यक्ति अधिक बोलता है तो सामान्यतया उसकी स्थिति क्या है कि वो कम पढ़ा लिखा है या कम जानकार है विषय का। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है, कारण क्या है कि उसको ज्यादा इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि वो कम जानता है। जैसे आप में से कई लोग लेंगे महाराज साहब को इतना व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हम जानते हैं, पर वो आदत पड़ गई हम लोगों की। पर यदि चिंतन करें तो अधिक बोलना अपनी खूबी नहीं है। वास्तव में अधिक बोलना बहुत बड़ी कला भी नहीं है। कम समय में अपनी बात को समेट देना यह बहुत बड़ी कला है। यदि आपको कोई भाषण देना है तो आपको यदि 5-7 पेज का भाषण देना है तो आप उसमें बहुत सारी अनावश्यक बातें डाल सकते हो। लेकिन कोई कहे कि आपको सिर्फ 4 पंक्ति में अपना भाषण पूरा करना है, सिर्फ 4 पंक्ति में, क्या करना पड़ेगा आपको? बहुत गहराई में जाके सोचना पड़ेगा कि सब कचरों को हटा करके सिर्फ मोती को परोसना है मुझे। इतना आसान नहीं है। अब्राहम लिंकन के साथ एक घटना घटी कि उनके पास एक पत्रकार आया, उसने कहा कि आप बहुत अच्छा भाषण देते हो तो आप इसकी तैयारी कितनी करते होंगे? तो उन्होंने कहा डिपेंड करता है भाषण कितना बड़ा है। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, बोले भाई यदि भाषण छोटा है, मान लीजिए कि आधे घंटे का है, तो मुझे 5-7 दिन इसकी तैयारी करना पड़ेगी। यदि 15 मिनट का है तो मुझे 10-12 दिन तैयारी करना पड़ेगी। और यदि 2 घंटे का देना हो तो मैं अभी बैठ जाता हूं, आप सुन लो। मतलब उसके लिए कोई तैयारी करना नहीं पड़ेगी क्योंकि माइंड अपने आप सोचते चले जाएगा और सोचते सोचते कहीं भटकेगा भी, फिर संभलेगा, ऐसा चलता रहेगा। पर जिसको 2-4 मिनट में, 5 मिनट में अपनी बात को रखना है तो उसको बहुत लंबी तैयारी करना पड़ेगी। इसलिए इसको भी एक चैलेंज माने अपनी लाइफ का कि हम कम से कम शब्दों में, 90 तुले शब्दों में कैसे अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं।
उससे वाद विवाद भी कम होंगे, क्लेश कलह भी कम होंगे। यदि ये हमारा लक्ष्य बनता है तो फिर जीवन के कुछ प्रयोगों को हम सुधारें, कुछ एग्जाम्पल्स जीवन के अपन सोचें और उन एग्जाम्पल्स से सीख लेकर के अपने जीवन की आदतों को सुधारें। कल कुछ एग्जाम्पल्स अपन लिए थे। सबसे पहला था देश विदेश की चर्चा अनावश्यक रूप से नहीं करना। इतनी तो करना है कि हम एक जागरूक नागरिक रहें, लेकिन इतनी नहीं करना है कि हम एक प्रमत्त या सोए हुए साधक रह जाएं। मतलब हम अपने आप को इग्नोर करके, अपनी आत्मा को इग्नोर करके हम बाहर का कितना ही सामान्य ज्ञान समेट लें, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं। एक पागल व्यक्ति को देखा, उस पागल व्यक्ति की जीवन की सच्चाई भी जानी। एक समय था वो बहुत टैलेंटेड था, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड। मतलब आज से 40 साल पहले वो एमए इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ता था और बहुत अच्छे नंबर स्कोर करता था। समय ने कुछ पलटा खाया, कुछ परिस्थिति बदली, कुछ सोच ज्यादा हुई, चिंतन ज्यादा हुआ और पागल हो गया। एक बार उस पागल व्यक्ति ने बिल्कुल सुनहरे शब्दों में, मतलब इतनी अच्छी राइटिंग थी उसकी कि सामान्य व्यक्ति की नहीं हो सकती, इतनी अच्छी राइटिंग में उसने पूरे देश विदेश के जितने मुख्य मुख्य देश हैं, मतलब वर्ल्ड के जितने मुख्य मुख्य देश हैं, उन सब देशों का नाम लिखा और उसके जस्ट सामने उन सब की राजधानी लिख दी। आपको शायद पता नहीं होगा कि अफ्रीका में जायरे की राजधानी क्या है या अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, लेकिन उनको सब पता। उसके बावजूद उनकी मार्केट वैल्यू क्या, उस व्यक्ति की मार्केट वैल्यू क्या? पागल ही है वो। उसकी कीमत क्या है? पागल है बस वो, कोई कीमत नहीं। उसको कोई नौकरी पर नहीं रख सकता, उसको कोई घर में भी नहीं घुसने दे सकता, दुकान के बाहर ओटले तक में नहीं बैठने दे सकता। कारण क्या है? वो पागल है। आखिर पागल क्यों कहला रहा है वो? क्या कमी है उसमें? क्यों पागल कहना पड़ रहा है उसको अपने को? आपको पता है सब देशों की राजधानी? नहीं पता। तो फिर पागल कौन? सोचिए ना, पागलपन का हमारे को कोई रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा। किसके आधार पर पागल कहा जाता है? जिसको खूब सामान्य ज्ञान हो लेकिन भीतर का ज्ञान नहीं हो। मुझे क्या करना चाहिए, मैं कौन हूं, मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है, मेरे अधिकार क्या है, उसे नहीं पता। जिस दुकान के ओटले के बाहर बैठता तो कल्पना ही कल्पना में उस दुकान का मालिक किसको मान लेता? अपने को मान लेता। जो ग्राहक आता उसको क्या मानता है? ये मेरा ही ग्राहक है। जो माल लेके जाता तो क्या मानता है? ये मुनाफा मेरा ही है। ये गले में जो माल रखा रहा है किसका? ये मेरा है। और शाम को उसको 2 डंडे मार करके मालिक भगा देता कि अब चल बाहर निकल, ओटला छोड़। मतलब सोचिए आप कि पागलपन का मापदंड क्या? पागलपन का मापदंड जरा सा है कि जो व्यक्ति अपने से बेखबर है वो पागल है, भले उसे दुनिया भर का ज्ञान हो। सिंपल है ये, सही है ये या गलत है? अब अपने से बेखबर कौन कौन है? आपकी पत्नी बोलती है कि आपका गुटखे खाने की आदत बहुत खराब है। आपको महसूस होता है ऐसा? इंसल्ट फील होती है? कई पतिदेव ये जानते हैं कि पत्नी कंप्लेंट करेगी, महाराज साहब के पास आकर के आते हैं आराम से, और महाराज साहब समझाते रहते हैं और वो हंसते रहते हैं। तो ये किसकी निशानी है? पागल व्यक्ति कोई ऐसी हरकतें करेगा ना, अपने से बेखबर, मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है उसको नहीं पता, बाकी दुनिया भर की जानकारी है उसको। पत्नी को समझ में आ रही गलती, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रही। एक पत्नी आकर के बोलती है मेरे पति को गुस्सा बहुत आता है, और पति से पूछो थोड़ा बहुत आ जाता है, कोई विशेष तो आता नहीं। मतलब उनको महसूस ही नहीं हो रहा मुझे गुस्सा आता है। वो कब गुस्से में तमाचा जड़ देते हैं उनको पता ही नहीं पड़ता। जैसे एक बॉलर जो होता है ना, वो फील्ड में हो तो ही बॉलिंग करता है ऐसा नहीं, उसके हाथ घूमते ही रहते हैं बीच बीच में। तो ऐसे हमारे भी क्या होते हैं, हाथ चलते रहते हैं और हमें उसका एहसास नहीं होता। हमें लगता है एक बॉल ही तो फेंकी हमने और क्या किया। पर आप सोचिए कि जो व्यक्ति अपने से बेखबर होगा वो पागल है। तो यदि ऐसे काउंटिंग करें तो इस सभा में कितने लोग पागल हैं? अपने विकार, अपने मन की गड़बड़ें, अपने मनोविकार हमको नहीं पता, तो हम पागल हुए कि नहीं हुए?
अब हम देश विदेश की सब जानकारी ले भी लें तो उसकी कीमत क्या? हमने ये जान लिया कि ये टेररिस्ट लोग बहुत खराब हैं, बहुत गंदे हैं, इन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग तो यहां तक बोलते हैं कि मिलिट्री को लाकर के इनका सफाया कर देना चाहिए। और जब वो टेबल पर बैठते हैं और आलू की सब्जी आती है और उस समय चाव से खाते हैं और उन्हें एहसास नहीं होता कि मैं भी हिंसक हूं, मैं भी तो उन जीवों के लिए आतंकवादी हूं। ऐसा लगता है आपको उस समय? नहीं लगता। आप उस समय हंसते रहते हैं यदि कोई समझाए तो फिर निशानी किसकी हो गई? पागलपन की। सोचिए आप कि ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं जो दूसरों के लिए लगे और हमारे लिए नहीं लगे। अरे ऐसा व्यापारी किस काम का जो दूसरे को मुनाफा कराए और खुद दीवाना हो जाए। बस ये चीज ध्यान रहे तो बराबर हम क्या करेंगे, देश विदेश की इतनी चर्चा तो करेंगे जिससे हमारा एक सामान्य ज्ञान बराबर रहे, या हमारी कोई ड्यूटीज हैं तो उसके लिए हम जागरूक नागरिक बन जाएं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अनावश्यक उसमें नहीं बहेंगे और उस समय को सेव करेंगे, कहीं उपयोगी विषय में लगाएंगे, जीवन उपयोगी विषय में। दूसरा बिंदु क्या चर्चा में लिया था? पार्टी में जाना, नहीं जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन जाना तो वहां की यादें वहीं छोड़ के आना। मतलब भोजन करना तो पेट में डलना चाहिए, मस्तिष्क में नहीं डलना चाहिए। भोजन की बातें घर में नहीं चलना चाहिए। भोजन की बातें 10 साल बाद याद नहीं आना चाहिए कि फला फला पार्टी में फला फला डिश बहुत अच्छी थी, अब मेरे बेटे की शादी तो मैं वही बनवाऊंगा। ये सब कर्म बंधन का कारण है, ये नहीं करना हमें। जितनी आवश्यकता उतना कर लेना। हमारे यहां क्या कहा गया है कि अनजाना आहार भी नहीं करना, हिंसक आहार भी नहीं करना, अभक्ष आहार कैसा भी हो नहीं करना। मतलब उतनी जानकारी तो लेना कि भोजन कैसा बना है और करने योग्य है तो करना, लेकिन भोजन करने के बाद स्वाद के आधार पर, कीमत के आधार पर, प्रेजेंटेशन के आधार पर या और किसी आधार पर हमें भोजन की बार बार लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं करना। क्या करना? काम कर लिया, काम खत्म। एक बार का भोजन पेट भी कितनी देर तक रखता है? एक बार के लिए रखता है। सुबह किया तो दोपहर तक खाली हो जाता है। मतलब पेट ने भी उसका स्टॉक नहीं रखा, तो हम क्यों स्टॉक रखें? माइंड क्यों स्टॉक रखे उसका? तो इसलिए दूसरा प्रिंसिपल यह है, भोजन की अनावश्यक चर्चाएं नहीं करना, भोजन में उलझना ही नहीं। कई बार अपन देखते हैं भोजन की छोटी सी चर्चा भी कभी कभी हंगामा कर देती है। एक सिंपल है कि सास ने आज भोजन बनाया और बहू ने आज भोजन परोसा और पति को परोसा और पति ने खाया और दाल में नमक थोड़ा कम निकला। पति को लगा कि देखो ये मेरी पत्नी जो है ये हमेशा मेरी मम्मी की कुछ ना कुछ बुराई निकालती रहती है, आज ये परोस के लाई है तो आज इसकी गलती निकालनी है, थोड़ी बात को बढ़ाना ही है। तो उसने कहा तेरे में इतनी अकल नहीं, तू नमक बराबर डाल ले, तेरे घर वालों ने इतना ही सिखाया क्या? तो बोले तुम्हारी देखो, तुम्हारे घर वालों को इतना ही आता है क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने ऐसा बनाया है। तो सोचिए आप कि एक नमक भी कभी कभी घर में झगड़े करा देगा, घर के माहौल को नमकीन बना देगा। ऐसा काम नहीं करना अपने को। क्या करना? जो मिला वो खा लेना, ऐसा मानना कि ये भी एक साधना है। अलग से आइंबिल तो करना है थोड़ा ऊपर चढ़ करके, लेकिन नहीं कर सके तो इतना तय कर लेना कि जो भोजन बना है उस भोजन के बने हुए आइटम में यदि कोई अग्राह्य है, ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसको तो छोड़ना है। अपाच्य है उसको भी छोड़ना है, हिंसक है उसको भी छोड़ना है, लेकिन सिर्फ स्वाद के आधार पर नहीं छोड़ना और न कोई प्रतिक्रिया करना। यहां तक कि करना है कभी जरूरी समझें तो दूसरों के लिए करना, अपने भोजन के लिए नहीं करना। भोजन पूरा होने के बाद हम किसी को इन्फॉर्म कर दें जिससे वो नमक वापस डाल दें, उतना कर लेना, लेकिन स्वयं के भोजन के लिए अपने को कभी विवाद नहीं करना। ये दूसरा प्रिंसिपल हुआ। तीसरा क्या हुआ? निंदा नहीं करना ना, निद्रा लेना लेकिन निंदा नहीं करना। दोनों बातें आ गई शरीर प्रबंधन और वाणी प्रबंधन में। मतलब निद्रा लेना तब भी ठीक है, लेकिन निंदा करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जागते हुए भी सोए हुए की स्थिति उस समय हम कर्मों का तीव्र बंधन कर रहे हैं। ऐसा काम हमें नहीं करना। और आगे बढ़े, मितभाषी होना है तो हमें क्या करना? एक सिंपल सी बात है कि मितभाषी होना तो अपने पुराने किस्सों का पुनः पुनः स्मरण नहीं करना और ना बोलना। अपने पुराने किस्सों को बार बार नहीं दोहराना। देखिए किस्सा तो एक बार घटित होता है, जितनी बार सुनाते हैं उतनी बार टाइम वेस्ट होता है।
और मितभाषितापना खत्म हो जाता है। आपके जीवन की कितनी अच्छी उपलब्धि हो या कितना ही बुरी शोकग्रस्त घटना घटी हो, लेकिन बार बार दोहराने से न तो वो चेंज होगी और ना आपका टाइम सेव होगा। ये काम हमें नहीं करना। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता? ये बात तो आपको बच्चों से भी सीख लेना चाहिए। बच्चों की स्थिति कैसी होती है कि कल मैच हुआ, कल टीम बनी और टीमों में झगड़ा हुआ, अब आज फिर खेल के मैदान पर हैं और आज फिर टीम बांट रहे हैं और टीम बन गई वापस। अब कल जो अपना शत्रु था वो आज अपने पाले में आ गया और जो अपना कल मित्र था वो शत्रु के पाले में चला गया। कोई दिक्कत नहीं, कल की चीज कल गई। कहते हैं ना, नई घोड़ी नया दाम, है ना। वो सिंपल प्रिंसिपल है कि जो अतीत की घटनाएं घट गई उनको बार बार मुंह पर नहीं लाना। हाँ, कोई शिक्षाप्रद घटना हो जो वास्तव में प्रासंगिक हो, रिलेवेंट हो, तो उसको तो अपन दोहरा सकते हैं, लेकिन जो बिना शिक्षाप्रद घटनाएं हैं ऐसी घटनाओं को बार बार नहीं दोहराना। इससे अपना मान कषाई पुष्ट होती है, या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और पक्का होता है या फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और पक्का होता है। मतलब कुल मिलाकर के दोनों ही चीजें मान कषाय से रिलेटेड होती है और हमें वो काम नहीं करना। यदि आपकी अच्छी घटना घटी है, आप उसको भूलने का प्रयास करें। नहीं भूल सकते तो कम से कम मन में रखें, उसको बाहर नहीं उड़ेलें। कई बार दुनिया ही बोलती है कि देखो ये अपने मुंह से अपनी तारीफ करता है, मतलब उसको भी अच्छा नहीं माना जाता समाज में जो व्यक्ति बार बार अपनी तारीफ करता है, अपने किस्से सुनाता है। तो हम क्यों अपनी इमेज, अपना स्टेटस, अपना इंप्रेशन खराब करें? ठीक है, जो घटना घट गई सो घट गई, बार बार उसको दोहराने से क्या मतलब। और एक बात और है कि जो व्यक्ति बार बार अतीत में ज्यादा जाएगा तो भविष्य के प्रति उतना ही जागरूकता खोते जाएगा, क्योंकि एनर्जी तो लिमिटेड है। इसीलिए आप देखिए कि बुजुर्ग लोग और बच्चे, इनमें प्रगति की दर, प्रगति की स्पीड, प्रगति का रेट बच्चों का ज्यादा होता है, बड़ों का कम होता है। क्योंकि बड़े बार बार अतीत में जाते हैं, अतीत में जाते हैं तो उतना टाइम स्पॉइल करते रहते हैं। इसकी वजह बच्चे क्या करते हैं, मुझे आगे क्या करना है उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो वो प्रगति कर लेते हैं। हमें प्रगति करना है तो अतीत में जो आवश्यक है उतनी चीजें याद रखना है, बाकी भूलते जाना है। मतलब कहते हैं नेकी कर और कुएं में डाल, मतलब भूलते जा तू याद मत रख, नहीं तो नेकी करे उस समय पुण्य बांधा और बार बार संस्मरण सुनाएगा और पाप बांधेगा, तो ऐसा काम नहीं हो। कंप्यूटर के जमाने में कितना सिंपल प्रिंसिपल है कि डाटा तो रहेगा, उस डाटा के साथ दो हम कार्य कर सकते हैं, या तो उसको सेव कर लें या उसको डिलीट कर दें। बस इसी प्रकार से माइंड में दोनों तरह की चीजें आएगी। हमें विश्लेषण करना है कि कौन सी सेव करने लायक है और कौन सी डिलीट करने लायक है। जो डिलीट करने लायक है उसको डिलीट करना और जो सेव करने लायक है उसको सेव करना। और सिंपल तरीका है उसका, जिसको डिलीट करना है उसका मूल्य कम आंकते जाओ, अपने आप डिलीट होगी। और जिसको सेव करना है उसको बार बार दोहराओ और उसका मूल्य बार बार आंको। वो मूल्यवान है ऐसा बार बार अपने को लगना चाहिए, तो बराबर वो चीज सेव होती चली जाएगी। आपके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया, आप विश्लेषण करो कि डिलीट करने लायक है या सेव करने लायक है। तो इसका मूल्य कम है, क्योंकि ये जब मैं सोचूंगी या जब मैं सोचूंगा तो मेरा माइंड डिस्टर्ब होगा, मेरे को उसके प्रति द्वेष आएगा, और द्वेष आएगा तो मेरा चित्त वर्तमान में नहीं रहेगा, अतीत में चले जाएगा। तो वर्तमान में करने योग्य कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे क्या करना, उस बात को बार बार सोचना ही नहीं, दोहराना तो है ही नहीं, सोचना भी नहीं। बार बार सोचने में आने लगे तो फौरन माइंड को ऑटो सजेशन देना, नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, अपन क्या करने लायक है वो सोचें, क्या नहीं करने लायक इसको छोड़ें। इस प्रकार से अपने माइंड को सही सजेशन देना, ये एक हर लाइफ मैनेजर का कर्तव्य है। तो इस प्रकार से बात बात में आत्म प्रशंसा नहीं करना, अपने पुराने किस्से कहानी नहीं सुनाना। और आगे बढ़े, कुछ लोगों की आदत हास्य युक्त बातें करने की होती है, मतलब उनकी बातों में हास्य के साथ बातें होती हैं। वो हास्य चाहे चुटकुला भी हो सकता है, हास्य जो है एक कल्पना भी हो सकती है वर्तमान में गढ़ी हुई, या हास्य किसी के साथ मजाक भी हो सकती है, जो भी हो, पर यह हास्य भी हमें हमारे समय बर्बादी का बहुत बड़ा कारण है। और चलिए ठीक है,